फाइनली नीदरलैंड्स की तरफ से वो परफॉर्मेंस निकल कर आई जिस परफॉर्मेंस की हम डे मैच वन और मैच वन से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड कर रहे थे। बिल्कुल ये जो जीत यहाँ पर नीदरलैंड्स को मिली है ये अपने आप में कई मायनों में काफ़ी बेहतरीन रही है। ये सिर्फ वो जीत नहीं है कि साउथ अफ्रीका अच्छा नहीं खेला या फिर नीदरलैंड्स ने कुछ कुछ जगह पे बेहतर खेला तो ये जीत मिल गई या कंडीशन वगैरह जी नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नीदरलैंड्स ने एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत साउथ अफ्रीका को इस गेम में मात दी है और अपनी पहली जीत दर्ज की है फुल मेंबर के खिलाफ ओडीआई वर्ल्ड कप इतिहास में। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मोमेंट नीदरलैंड्स क्रिकेट के लिए और एशियन क्रिकेट के लिए भी। तो कांग्रेचुलेशन को इस बड़ी जीत के लिए जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री में उनकी ये पहली जीत है किसी फुल मेंबर के खिलाफ। यहाँ पर अगर हम देखें आज जो हमने शुरू में पोल भी कराया, जब सुबह जब पोल कराया था, जो पहला पोल हमने डाला था कि आज कौन सी दो टीम्स जीतेंगी, क्योंकि ओमान को भिड़ना था अफगानिस्तान की ए साइड से और नीदरलैंड्स को भिड़ना था साउथ अफ्रीका से, जो अपने आप में बहुत बड़ा गेम है। तो सिर्फ 11% लोगों ने यहाँ पर कहा था नीदरलैंड और ओमान इस मैच को जीतेंगे, यानी 89% लोगों को ओमान और नीदरलैंड ने कहीं ना कहीं गलत साबित किया आज की डेट में। तो डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट दिखाया। जाहिर सी बात है ओमान ए साइड के खिलाफ खेल रही थी अफगानिस्तान के, वो साइड जो कहीं ना कहीं एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीत के लाई थी, लेकिन डेफिनेटली उसका मुकाबला आप इससे नहीं कर सकते। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका हराया ये उससे बहुत बड़ा, और सबसे बड़ी बात तो ओडीआई फॉर्मेट, उसके बाद वर्ल्ड कप जैसा फॉर्मेट, उसके बाद अवे में जाकर खेलना, डेफिनेटली तो बहुत ही बड़ी जीत यहाँ पर नीदरलैंड्स की हुई है इन कंपेयर टू ओमान। लेकिन 11% लोगों ने सही जवाब दिया था, तो हैट्स ऑफ है उन 11% लोगों को जिन्होंने प्रेडिक्शन बिल्कुल स्पॉट ऑन रखा। अब इस रिकॉर्ड की बात करते हैं, जो ये रिकॉर्ड आज एक हिस्ट्री जो नीदरलैंड ने बनाई है उसके बारे में आपको बताएं तो ये 23वां मैच था नीदरलैंड्स का ओडीआई वर्ल्ड कप इतिहास में। जहाँ ये 23वां मैच वो खेल रहे थे, अब तक 5वां वर्ल्ड कप उनका ये है। 23वें मैच में जाकर उन्होंने किसी फुल मेंबर को मात दी है, ये 23वें मैच में जाकर हुआ है। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट के बारे में देखें तो यहाँ पर आयरलैंड ने दूसरे मैच में ही अपने वर्ल्ड कप इतिहास के फुल मेंबर को हरा दिया था, केन्या ने चौथे मैच में हरा दिया था, कनाडा ने चौथे मैच में हराया, जिम्बाब्वे ने अपने पहले ही मैच में पहला वर्ल्ड कप खेलना है, पहले ही मैच में उन्होंने हरा दिया था। किन किन को हराया वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बांग्लादेश ने 5वें मैच में हराया, श्रीलंका ने 6ठे मैच में हराया और नीदरलैंड ने 23वें मैच में हराया। कहीं ना कहीं नीदरलैंड का इंतजार सबसे लंबा रहा बाकी एशियन टीम्स के मुकाबले, लेकिन फाइनली उन्होंने 23वें मैच में जाकर किसी फुल मेंबर को मात दी है। लेकिन ये मात दी कैसे गई, चलिए उस पर बात करते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और नीदरलैंड्स को यहाँ बैटिंग के लिए भेजा। ओवरकास्ट कंडीशंस थे और उसका बखूबी फायदा भी साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने उठाया। लेकिन पहले यहाँ बात करेंगे हम नीदरलैंड्स की बैटिंग की। बिल्कुल, देखिए नीदरलैंड्स ने पहले बल्लेबाजी की और 245 रन नीदरलैंड्स के बल्लेबाजों ने लगाए। ऑल क्रेडिट जाएगा यहाँ स्कॉट एडवर्ड्स को, जिस तरीके से उन्होंने इनिंग खेली है 78 रन की 69 बॉलों में। ऊपर के बल्लेबाज जो है सुपर फ्लॉप रहे हैं, अगेन लगातार फ्लॉप जा रहे हैं। ये थोड़ा सा कंसर्न है नीदरलैंड्स के लिए, वरना ये और बेहतर स्कोर होता, 245 की जगह 280 करीब का होता। मैक्सवेल आउट कहें, विक्रमजीत सिंह कहें, 18 रन बनाकर आउट हुए। विक्रमजीत सिंह भी 2 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद आप देखिए कॉलिन एक्करमैन, बेस्डी लीड, सब थोड़ा थोड़ा टिक रहे थे, फिर आउट हो रहे हैं 12 रन 11 रन। और उसके बाद फिर 5वें विकेट से एक पार्टनरशिप होना शुरू हुई। एंजल ब्रैच और आपके तेजा निदामनुरू ने पहले की, उसके बाद निदामनुरू और एडवर्ड्स के बीच में 6ठे विकेट में थोड़ी पार्टनरशिप हुई 20 और रन्स की। लेकिन फिर नीचे यहाँ पर आए रॉल्फ वैन डर मर्वे, जिन्होंने 29 रन की इनिंग खेली। उसके बाद आर्यन दत्त जो नीचे आकर एक तेज तरार इनिंग 23 रन उन्होंने भी बनाए, आई थिंक 9 बॉलों में और उन्होंने बनाए हैं। बहुत शानदार तेजी से उन्होंने बल्ला घुमाया, वहाँ पर भी उन्हें बाउंड्रीज मिली। लेकिन स्कॉट एडवर्ड्स की इनिंग सबसे ज़्यादा हाईलाइट रही है और सबसे ज़्यादा बेहतरीन इनिंग आज उनकी रही है। स्वीप शॉट भी उन्होंने बहुत बहुत लाजवाब स्वीप और रिवर्स स्वीप भी दिखाया है अपनी इनिंग के दौरान। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन जो आया बैटिंग से निकलकर वो आया स्कॉट एडवर्ड्स, वैन डर मर्वे और आर्यन दत्त की तरफ से। इन 3 प्लेयर्स ने मिलकर 130 रन जोड़े हैं और बाकी सारे स्कोर बाकी टीम ने किया। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है कि इन तीनों का कंट्रीब्यूशन जो रहा वो मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन रहा। और वैन डर मर्वे और आर्यन दत्त ने दोनों ने मिलाकर अगर मैं देखूँ तो लगभग 50 से ऊपर रन किए, जो कि कितने ज़्यादा डिसाइडर साबित हुए आप खुद देखिए एट द एंड मैच के लिहाज से। तो स्कॉट एडवर्ड्स की जो इनिंग रही है वो आउटस्टैंडिंग रही है। फाइनली स्कॉट एडवर्ड्स के बल्ले से भी जिस इनिंग की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे शुरू से कि हाँ ये प्लेयर कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में चलते हुए नजर आ सकते हैं, फाइनल उनके बल्ले से वो इनिंग निकल कर आई, जो कि बहुत ही ज्यादा क्वालिटी इनिंग, एक क्वालिटी टीम और क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ और एक क्रूशियल सिचुएशन पे निकल कर आई। 82 पर 5 था नीदरलैंड जब वो आए और उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस मैच को टर्न आउट किया और एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर अपने बॉलर्स के लिए वो छोड़ कर गए। एंड वहीं पर साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की अगर बात की जाए तो वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहे हैं और आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो
शुरुआत उनकी बेहतरीन रही, लास्ट के फेज में आखिर उन्हें क्या दिक्कत हुई, कहाँ पर कमी आपको नजर आई? ज़्यादा बॉलर्स रेस्टलेस हो गए या ये सोचने लगे कि अरे हम तो आधा काम कर ही दिया है, लगभग वो आधे काम को पूरा काम समझने लगे? नहीं ज़रूर, देखिए बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला है नीदरलैंड में, इसमें कोई दोहराई नहीं है। खासकर आपके कहें जो पार्टनरशिप हुई है छोटी छोटी 30 रन की, 35 रन की, 40 रन की, वो बहुत ज़्यादा डेंट करी है यहाँ साउथ अफ्रीका को। और साउथ अफ्रीका शुरू के फेस में कुछ और था, शुरू के 15-16 ओवर में आप कहेंगे साउथ अफ्रीका गेम में था, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना जो है एक जो फोकस है वो खोया है, एक गेम है वो खोया है। खुद उन्होंने अपनी तरफ से जो है एक लीड जो ली थी उन्होंने ये पूरी की पूरी नीदरलैंड के हाथों में दे दी। और कहना होगा जो पेस बॉलर्स थे उन्होंने भी अपनी लाइन लेंथ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राज खूब दी है आखिरी के वक्त में, खासकर नेगिडी हो, क्वाइटजी हो, इन्होंने बहुत ज़्यादा, रबाडा भी बहुत एक्सपेंसिव गए। मार्को यानसन ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई है, 8 ओवर में 27 रन 2 विकेट। केशव महाराज ने अच्छी बॉलिंग कराई है, 9 ओवर में 38 रन, लेकिन विकेट्स नहीं मिले उन्हें। एक विकेट उनकी तरफ से भी अगर थोड़ा विकेट मिलता, जिस तरीके से हमें सेकंड इनिंग में स्पिनर की तरफ से कंट्रीब्यूशन मिला है, वो यहाँ पर केशव महाराज की तरफ से नहीं मिला। बहुत बेहतरीन टैकल किया स्कॉट एडवर्ड्स ने भी, बहुत अच्छा खेला। रॉल्फ वैन मर्वे और आर्यन दत्त ने फुल क्रेडिट जाएगा नीदरलैंड्स के बैट्समैन को, जो उन्होंने गलतियाँ करवाई हैं साउथ अफ्रीकन बॉलर्स से। एक्स्ट्राज में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राज डाली हैं यहाँ साउथ अफ्रीकन के बॉलर्स ने। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हर बॉलर का अगर आप देखेंगे, खास करके पेस बॉलर्स का, तो उनका जो फर्स्ट स्पेल रहा वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा, लेकिन जब वो सेकंड स्पेल लेकर आए अपने सेकंड हाफ में, डेफिनेटली उन्होंने बहुत ज़्यादा खराब शो यहाँ पर दिखाया। और स्कॉट एडवर्ड्स और वेंडर मर्वे और आनंद जैसे प्लेयर्स ने उन्हें मेक श्योर भी कराया, वो देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत खराब है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बैटिंग यहाँ पर जरूर की, उसका क्रेडिट भी उनको जरूर जाएगा यहाँ पर। और जो हेल्प स्पिनर सेकंड फेज में निकाल पाए नीदरलैंड्स के, वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला साउथ अफ्रीकन की बॉल्स तरफ से, जो एक और चीज़ कहीं ना कहीं डेंट करती हुई नजर आई। वहीं पर अब बात करें इस चेस की, साउथ अफ्रीका जब स्कोर को चेस करने के लिए आया, शुरुआत उनकी ठीक ठाक रही, लगभग 36 रन पर शायद 0 विकेट था उनका 6 ओवर के आसपास, तो शुरुआत का बिल्कुल सही जा रहा था। लेकिन जैसे ही डीकॉक का पहला विकेट गिरता है, मेरे ख्याल से आर्यन दत्त वो विकेट लेते हैं, जी आर्यन दत्त वो कहीं ना कहीं विकेट लेते हैं, जब वो डीकॉक जो है लेग साइड पे एक्करमैन, माफ कीजिएगा, जब वो लेग स्वीप करने के लिए जाते हैं और ऐसा लगता है और स्कॉट एडवर्ड्स कैच पकड़ लेते हैं, और उसके बाद जो पहला विकेट गिरता है, उसके बाद ये मैच जो है जबरदस्त तरीके से नीदरलैंड के फेवर में आता है। लेकिन यही मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पर खुद ब खुद फेवर में नहीं आया, बहुत बेहतरीन प्लान के तहत, बहुत बेहतरीन कैलकुलेशन के तहत बॉलिंग रोटेशन शानदार रही है, कप्तानी जबरदस्त रही है, बहुत सारी चीजें इसमें हैं जिसका इंग्रेडिएंट मिलाकर ये जीत नीदरलैंड को मिली है। मैं जरूर, देखिए स्पिनर से शुरुआत कराई, सबसे पहले तो यही है। जब देखा कि डीकॉक थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं स्पिनर में शुरुआत में नई बॉल से, तो तुरंत रॉल्फ वैन मर्वे भी आए, उसके बाद एक्करमैन को भी लगाया, आर्यन दत्त को भी लगाया, तो पेसर के साथ नहीं गए शुरुआत में, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया है। अगर शुरुआत में आप पेसर के साथ जाते तो डीकॉक बहुत ज़्यादा हावी हो जाते, वो हमने देखा है। अब एज आ जाए या लीडिंग एज आ जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल पड़ जाए तो अलग बात है, हाँ डीकॉक आउट होके जा सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली चांसेस बढ़ जाते हैं उनके चलने के कि वो नई बॉल को बहुत अच्छा टैकल कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पिनर लाकर जो स्कॉट एडवर्ड ने काम किया है, और वो भी जी हाँ, वो भी क्विंटन डीकॉक लेफ्टी है, उन्होंने कॉलिन एक्करमैन एक ऑफ स्पिनर को लगा दिया, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छा काम किया। और जिस बॉल पे वो फंसे भी और स्वीप मारने गए, दिक्कत भी हुई, इतना खुलकर नहीं खेल पाए, वरना अगर उनको थोड़ा मौका मिलता तो बहुत जल्दी स्कोर 50-60 रन तक टीम पहुंच जाती, बहुत तेजी के साथ, शायद 7-8 ओवरों में। लेकिन स्पिनर ने काफ़ी अच्छा बांधे रखा शुरू में, और उसके बाद यहाँ देखें हम तेम्बा बउमा, बहुत खराब आउटिंग जा रहा है उनका, शायद ये डू और डाई का फेस है तेम्बा बउमा के लिए। ये वर्ल्ड कप बहुत कुछ उनके लिए ये फेवर में नहीं लाएगा अगर वो रिजल्ट बेहतर नहीं करेंगे। बल्ले से भी चल नहीं रहे हैं बिल्कुल, डॉसन भी बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं, बहुत कहना होगा कि खराब शॉट है जो कॉलिन एक्करमैन ने पिछले मैच में किया था, बिल्कुल उन्होंने रिपीट कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने, रिवर्स स्वीप माफ कीजिएगा, नीडलेस शॉट था। आप सीधे बल्ले से खेलते बेहतर होता, थोड़ा और टिकते, थोड़ा और पार्टनरशिप करते, तो ये बिल्कुल ये नीडलेस शॉट था जो आपने मारा था। बिल्कुल, उसके बाद एडन मैकरन को जो क्लीन बोल्ड मारा है पॉल वैन मैकरन की जो बॉलिंग रही है यार, वो डेफिनेटली काफी बेहतर रही है, उसके बारे में बात जरूर करेंगे। लेकिन पहले हम कंट्रीब्यूशन बता देते हैं। हेनरिक क्लासन ने 28 रन किए, डेविड मिलर ने कुछ कोशिश जरूर की, क्लासन भी बुरी तरह फंसे, एंजल ब्रेच की तरह, जो पिछले मैच में एंजल ब्रेच फंसे थे नीदरलैंड्स के लिए, जी हाँ इसी मैच में कहीं ना कहीं फंसे थे। उसके बाद डेविड मिलर ने 43 रन बना की कोशिश जरूर की, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद फिर मार्को जॉनसन 9 रन और गिराल्ड कॉर्ट से 22 रन, फिर उसके बाद बॉलर्स
बॉलर्स ने ज़्यादा कुछ खास वो कर पाए नहीं। एंड मैं बॉलर्स पे लेके जाना चाहूँगा, तभी ये सब विकेट्स की बात ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगी। पॉल वैन मैकलन का जो स्पेल यहाँ पर रहा है, उनका स्पेल स्ट्रेट एंड क्लियर था बॉल 1 से लेकर लास्ट बॉल तक, जो भी उन्होंने बॉलिंग ओवर कराए हैं कि वो स्टंप लाइन पे हमेशा बॉल को टारगेट करेंगे, और उसके साथ साथ वो कुछ और भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। आगे बॉल रखकर स्लिप ले लेना और उसके बाद शॉर्ट बॉल्स का इस्तेमाल करना, बॉल को स्लोअर रखना, वो हर बॉल में कहीं ना कहीं अपने प्लान के तहत कुछ बॉलिंग डाल रहे थे। और दो जो उन्होंने बोल्ड मारे हैं मार्करम और जैनसन को, वो कहीं ना कहीं स्पॉट ऑन बॉल वाली विकेट टू विकेट बॉलिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल था कि आज मैं आपने मिस किया, मैं हिट करूंगा, मेरी बॉल वहीं आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग से बॉलिंग रही है। अगर हम देखें पॉल वैन मैकलन की लेंथ बॉल पे बहुत ज़ोर से मार रहे थे, बॉल अचानक जब बैट्समैन आगे जा रहे हैं तो मिस भी कर रहे हैं क्योंकि वो बॉल पढ़कर उठ रही है ऊपर की तरफ, और कीपर बहुत अच्छा कैरी कर रहे हैं, तो मानना होगा, बहुत क्रेडिट देना होगा यहाँ पर। आज जिस तरीके से पॉल वैन मैकलन ने बॉलिंग कराई है बहुत शानदार रही है, फुल क्रेडिट जाएगा उन्हें, इसमें कोई दोहराए नहीं। बिल्कुल। वहीं पर अगर बात करें एन रल्फ वैन डर मर्वे की, इस नीदरलैंड की इस वर्ल्ड कप शुरुआत होने से पहले कहीं ना कहीं हम जब स्क्वाड के एनालिसिस कर रहे थे तो आपने कहा था कि स्पिनर्स में लीड फ्रॉम द फ्रंट जो है वो वैन डर मर्वे को ही करना पड़ेगा बाकी स्पिनर्स के मुकाबले, और डेफिनेटली आज वैन डर मर्वे ने जिस तरीके का मैचेस रिजल्ट उन्होंने निकाला है वो कमाल कर रहा है। कॉलिन एक्करमैन ने पहला विकेट जरूर निकाला, लेकिन उसके बाद जो एक इम्पैक्ट उन्होंने रखा वैन डर मर्वे ने अपनी बॉलिंग से, वो लाजवाब था। उनके ओवर्स में रन्स निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आरएन दत्त ने 5 ओवर में 19 रन दिए, उसके बाद कॉलिन एक्करमैन 3 ओवर में 16 रन के लिए गए, लेकिन अब यहीं से अगर रॉल्फ वैन डर मर्वे रन लीक कर देते या फिर वो विकेट नहीं निकाल पाते तो फिर इतना दिक्कत नहीं होती साउथ अफ्रीका को। जिस तरीके से जिस लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कराई है, आज खाली बैकफुट पर धकेल रहे हैं रॉल्फ वैन डर मर्वे, और बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं अपनी बॉलिंग से, और इसका जवाब साउथ अफ्रीका के पास था ही नहीं कि किस तरीके से बल्लेबाजी करे। बॉल पड़ के अंदर आ रही है, जैसे कि हमने देखा कितनी खूबसूरत बॉलिंग हुई है वैन डर मर्वे की आज, ज़बरदस्त। टैकल किया जा सकता था ज़रूर, ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका के पास एक्सपीरियंस नहीं है खेलने का। जिस तरीके से छक्का मारा था मिलर ने एक स्टेप आउट करके, यही तरीका है स्पिन को खेलने का जो हमने स्मिथ को देखा था 2017 में जब वो टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए आए थे, और इस साल जब वो टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए आए, दोनों में बहुत फर्क नजर आया है। जी हाँ, और उसका एक और एग्जांपल याद आता है जो अफरीदी ने अश्विन पे 2 सिक्सेस लगाए थे, आपको याद है वो भी स्टेप अप करके मारे थे। तो ये एक तरीका था जहां पर बहुत इजीली वैन डर मर्वे को टैकल किया जा सकता था, लेकिन आगे आने के बजाय साउथ अफ्रीका में 90% बैट्समैन बैकफुट पे जाकर खेल रहे थे। ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है वैन डर मर्वे के खिलाफ। बिल्कुल, और ये जीत है वैन डर मर्वे की, जीत है ये कि वो कामयाब हुए बैकफुट में धकेलने में। उन्होंने जो प्रेशर बनाया डॉट बॉल्स का और अपनी लाइन और लेंथ का, इससे साउथ अफ्रीका पार नहीं पा सका। जबकि हैरानी होती है, इतने ज़्यादा मैचेस खेलने वाले प्लेयर हैं वहाँ पर मौजूद, शायद यही हो गया कि 3-4 विकेट जैसे ही गिरे साउथ अफ्रीका समझ गया कि लगता है हम मैच हारने वाले हैं। उनके इन्वॉल्वमेंट में ये बात आ गई थी, वरना खेला जा सकता था। ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार देखा हो ऐसी स्पिन, नहीं, वो टैकल किया जा सकता है। आप पैरों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, पैरों का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं हुआ है, चाहे किसी भी प्लेयर की तरफ से हो। जमे हुए हैं वहीं खड़े होकर, या तो बैकफुट पे जा रहे हैं या वहीं से बल्ला चला रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है किसी भी स्पिनर के खिलाफ। बिल्कुल, और ये चीज़ उस स्पिनर की जीत है जब वो आपको बैकफुट पे धकेलता हुआ, आपको आपकी टीम को भी बैकफुट में धकेल रहा है और आपको भी बैकफुट में धकेल दिया, और उनके तो 3 विकेट हो जाते हैं अगर बेस्ट डिलीट वो कैच नहीं छोड़ते, और बड़ी जीत यहाँ पर नीदरलैंड को मिल जाती है। तो डेविड मिलर का कैच जो है वो बेस्ट डिलीट ने छोड़ दिया था, तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं गुस्सा जरूर हुए थे, लेकिन एट द एंड उनकी टीम को और उन सारे प्लेयर्स को रिजल्ट वही मिला। तो वेल डन नीदरलैंड्स, फाइनली आखिरकार काफी लंबा इंतजार निकला। ये कंप्लीट परफॉर्मेंस हम कहेंगे। बैटिंग में जी हाँ कंप्लीट परफॉर्मेंस शायद नहीं, लेकिन जो स्कॉट एडवर्ड्स ने किया वो एक हाईली कैप्टनसी क्वालिटी। ये होते हैं कैप्टन जब मुसीबत में फ्रंट से लीड करते हुए नजर आए, चाहे सामने कोई भी टीम हो। इसलिए क्रिकेट लगातार कहता है कि आप जब इस तरह के इवेंट्स में पहली बार, दूसरी, तीसरी बार आते हैं तो एक्सक्यूज आपके आपको मैचेस जीतने, सिर्फ टक्कर लड़ाना बढ़ाना ये सब पहले बारों के लिए होता है, या फिर जो उनकी सोच बहुत नीचे तक रहती है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो सीधे हराना पड़ेगा, और फाइनली नीदरलैंड ने वो हरा के दिखाया। ये मैच कर रहा है। अब जो आपका परफॉर्मेंस है, ये वाला परफॉर्मेंस, शुरू के 2 मैच वाला नहीं, ये परफॉर्मेंस जो है ये कहीं ना कहीं मैच कर रहा है कि हाँ, जो कोच का बयान था कि हम टिपिकल एसोसिएट की तरह नहीं खेलना है, ये उस बयान से काफ़ी हद तक मेल खाता है। बिल्कुल। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बाकी सारी अपडेट्स के लिए क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कम्युनिटी को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओमान वर्सेस अफगानिस्तान का भी एनालिसिस हमने डाला हुआ है, उसे भी जरूर सुनिए, ताकि ओमान ने किस तरह से अफगानिस्तान की ए साइड को मात दी है। बाय बाय।